means formation of an egg, formation of an egg from germinal epithelium of ovary. जर्मिनल एपिथेलियम से एग का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर में oogenesis कहलाता है। oogenesis takes 11 to 13 years। 11 to 13 years का टोटल टाइम लग जाता है। अगर हम टाइम की बात करें oogenesis में कितना समय लगेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 64 से 74 डेज लगा था। यहाँ आप देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। oogenesis लंबा पीरियड तक आप कह सकते हैं कि चलता है। oogenesis is under control of, या oogenesis is controlled by, ऐसे भी बोल सकते हैं, controlled by gonadotropins। gonadotropins, और gonadotropins में दो हार्मोन आता है, FSH और LH। तो गोनाडोट्रोपिन्स में देखिए हार्मोन आएगा FSH, इसको कहेंगे आप फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा होगा LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देखिए हम लोगों का जो ब्रेन के अंदर में पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस, ये अपने से रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन का, वो अपने से गोनाडोट्रोपिन FSH और LH को रिलीज कर देता है। FSH एक्ट करता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल पर, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, और LH एक्ट करता है मैच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल पर, एक्ट्स ऑन मैच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम, या कह सकते हैं मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। जो आगे आपको वर्ड मिलेगा ये सब मैच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब वर्ड आपको आगे मिलेगा। oogenesis एक फीमेल बच्चे में तब स्टार्ट हो जाता है जब वो अपने मदर के यूट्रस में ही रहती है, जब उसका तीसरा महीना मदर के यूट्रस में गुजर रहा होता है। So oogenesis started at third month of intrauterine life। उस समय में ये शुरू हो जाता है। oogenesis started at third month of intrauterine life। सबको पता है कि एक फीमेल बच्चे के बारे में, बच्चा कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, अपने मदर के यूट्रस में उसको लगभग 9 मंथ्स गुजरना है। तो 9 मंथ्स गुजारना है, उसमें से जो तीसरा महीना होगा उसी समय में उस फीमेल बच्ची के ओवरी में oogenesis स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ। बट गेट सस्पेंडेड, लेकिन डिवीजन रुक जाता है, गेट सस्पेंडेड इन डैप्लोडीन
और डाइकाइनेसिस, डैप्लोटीन या डाइकाइनेसिस सब स्टेज और प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। देखिए आपको ये समझना है कि मियोसिस जो है, जो डिवीजन है मियोसिस, ये गैमेट बनाने में मदद करता है। और मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। यानी मियोसिस में सेल दो पार्ट डिवाइड करता है और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। और ये मियोसिस फर्स्ट एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। और आपको पता है कि जब मियोसिस स्टार्ट होगा, इसमें जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस करते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के समय में जो प्रोफेज होगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, उसमें से प्रोफेज फर्स्ट में अलग अलग फेजेज आएंगे। जैसे आएगा लैक्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डाइप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 सब फेजेज हैं इस प्रोफेज फर्स्ट के। इस प्रोफेज फर्स्ट के जो ये 5 सब फेजेज हैं, उसमें से ये डैप्लोटीन और डाइकाइनेसिस वाला जो फेज जब आएगा, तब ये मियोसिस फर्स्ट हॉल्ट कर जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या कर जाएगा, सस्पेंडेड या हॉल्टेड कह सकते हैं, सस्पेंडेड और हॉल्टेड रुक जाएगा। ये हो गया हॉल्टेड स्टेज। कोई बुक लिखता है डैप्लोटीन में सस्पेंड कर जाता है या हॉल्ट कर जाता है, और कोई लिखता है डाइकाइनेसिस में जाने के लिए क्या हुआ, हॉल्ट कर जाएगा। अब ये हॉल्टेड स्टेज कब फिर से स्टार्ट होगा, तो बर्थ के बाद। जैसे एक फीमेल फिटस जो अभी 3rd मंथ में अपने मदर के यूट्रस में है, इसका बर्थ होगा लगभग 9 मंथ्स पूरा होते होते। तो बर्थ के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि बर्थ हो गया, और बर्थ के बाद जानते हैं कि वो ग्रो करेगी, और ग्रो करते करते जब वो प्यूबर्टी एज में जब आएगी, जब वो प्यूबर्टी एज में आ जाएगी, प्यूबर्टी एज आपको पता है इंडिया में 11 to 13 इयर्स लगभग प्यूबर्टी एज लिया जाता है। और इस समय में इस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, स्टार्ट होगा। यानी कि इस फीमेल कहने का मीन्स है कि जो एक बच्ची थी पहले, जन्म के पहले उसका बर्थ हुआ, और बर्थ के बाद वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वो प्यूबर्टी एज में आएगी, 11 से 13 साल की उम्र में जब आएगी, तो उसका मेंसेज स्टार्ट होगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो उसके बॉडी में कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होंगे, और तब जाकर के जो स्टेज हॉल्टेड है, वो हॉल्टेड स्टेज क्या हो जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। हॉल्टेड स्टेज प्रोसीड, यानी हॉल्टेड स्टेज जो रुका हुआ था वो चालू हो जाएगा। और मियोसिस फर्स्ट जो प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया था, अब उसमें मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे फेज गुजर जाएंगे, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना है, प्रोसीड, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड, मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाएगा। अब रही बात, क्या अब इसके बाद कोई और भी स्टेज है जहां पर कि वो हॉल्ट कर जाएगा, तो आंसर है हाँ, हॉल्ट क्या कर जाएगा, जरा देखिए। ये मियोसिस फर्स्ट इसमें चलता है, तो आगे आपको हम स्टेज का नाम बताएंगे। ये प्राइमरी ओसाइट में होता है, इन प्राइमरी ओसाइट। आगे आपको हम ओवरी में दिखलाएंगे कि प्राइमरी ओसाइट क्या होता है। देखिए जरा यहाँ, ये है ओवरी, और ओवरी में ये है जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ये सेल क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल है। और जर्मिनल एपिथेलियल सेल में क्रोमोसोम का नंबर आपको पता है, ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46। और इस पर आकर के एक्ट कर रहा है कौन, आंसर है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर के इस पर एक्ट किया है। अब एक्ट करने के बाद ये चेंज होकर के ओवोनिया बनाएगा।
क्या बनाएगा? तो क्या आंसर होगा? ओगोनिया। ओगोनिया में भी क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा 12 इक्वल टू 46। ओगोनिया चेंज होगा प्राइमरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट में जब चेंज हो जाएगा उस समय में भी क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा 46। लेकिन इस प्राइमरी ओसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट जब पूरा होगा, पहले तो ये हॉल्टेड होगा, फिर ये चालू होगा, और चालू होने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो प्राइमरी ओसाइट चेंज हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट में, और सेकेंडरी ओसाइट के साथ साथ इसमें से एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनेगी, जो आगे आपको हम दिखलाएंगे फर्स्ट पोलर बॉडी कैसे बनता है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा 23 और इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, 12 से n हो गया, 12 से n हो गया, तो याद रखना है। अब सेकेंडरी ओसाइट भी सस्पेंडेड स्टेज में जाता है। सेकेंडरी ओसाइट में देखिए क्या होगा, मियोसिस सेकेंड स्टार्टेड हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड स्टार्टेड एंड हॉल्टेड, रुक जाएगा। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में, जैसे यहाँ देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में सब में फर्स्ट लगा हुआ है, और यहाँ अगर हम मियोसिस सेकेंड कर देंगे तो ये इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्राइमरी के जगह पर सेकेंडरी ओसाइट, और उसमें ये सब सारा फेज जो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं वो नहीं होगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डैप्टोटीन, ये सब जो लिखे हुए हैं वो सब कुछ नहीं होगा। अब इसमें सब सेकेंड हो जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। अब ये मेटाफेज सेकेंड में आकर के क्या कर जाएगा, ये हॉल्ट कर जाएगा, हॉल्ट डिवीजन रुक जाएगा। अब वही चीज यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं कि मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो जरूर होगा, लेकिन स्टार्ट होने के बाद जैसे प्रोफेज हुआ कंप्लीट, मेटाफेज सेकेंड आया और ये रुक गया, हॉल्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। अब इस हॉल्टेड स्टेज को प्रोसीड करने के लिए स्पर्म की जरूरत होगी, तो स्पर्म आएंगे, और जब स्पर्म आएगा तभी ये हॉल्टेड स्टेज आगे चेंज होगा, अन्यथा हॉल्टेड स्टेज चेंज नहीं होगा। स्पर्म और हॉल्टेड स्टेज अब प्रोसीड कर जाएगा, हॉल्टेड स्टेज प्रोसीड आगे बढ़ेगा। स्पर्म के द्वारा सेकेंडरी ओसाइट एक्टिवेटेड होगा, जो रुका हुआ स्टेज है वो फिर से चालू होगा। चालू का मतलब है इसमें अब मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब पूरा हो जाएगा, और जब पूरा हो जाएगा तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर जाएगा। मियोसिस सेकेंड कंप्लीटेड। अब देखिए जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, अब इससे नए स्ट्रक्चर का क्या होगा, फॉर्मेशन। फर्स्ट पोलर बॉडी में आगे कोई डिवीजन नहीं होगा, सेकेंडरी ओसाइट में डिवीजन होगा। तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट के जगह पर क्या लिख रहे हैं यहाँ, सेकेंडरी ओसाइट। तो इस सेकेंडरी ओसाइट में जो n स्टेज में आ गया है, n इक्वल टू 23 फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें अगर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ तो क्या होगा, तो सेकेंडरी ओसाइट, इसमें जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, मियोसिस सेकेंड जो प्रोसीड कर जाएगा, सारा स्टेज हो जाएगा, तब इससे बनेगा 1 1 बनेगा, और क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल का मतलब है क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रह जाएगा। एक क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23, और प्लस एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी। अब सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर वही होगा। याद रखेंगे कि मियोसिस होने से जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे थे तो वहां पर 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर सिंगल एग का फॉर्मेशन हो रहा है, और सिंगल एग के साथ साथ 2 सेल बन रहे हैं, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंड पोलर बॉडी। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हैं, ये बोलना क्या है, बोलना
ये है, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में वन मियोसिस होने से, एक मियोसिस कंप्लीट होने से, मियोसिस के दो पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, दोनों को मिला के आप कहेंगे वन मियोसिस। तो वन मियोसिस से 4 स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे oogenesis का, तो oogenesis में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब वन मियोसिस कंप्लीट हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि वन मियोसिस के बाद कितने बन रहे हैं, 1 एग और प्लस 2 पोलर बॉडी केवल बन रहे हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। पोलर बॉडीज में ह्यूमन बीइंग में कोई डिवीजन नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग को छोड़ करके अदर एनिमल्स के फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवीजन होता है, और जब फर्स्ट पोलर बॉडी में भी डिवीजन होगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी से भी 2 सेल बनेंगे, और सेकेंडरी ओसाइड से भी एक और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, यानी टोटल 4 सेल्स हो जाएंगे, 2 फ्रॉम फर्स्ट पोलर बॉडी एंड 2 फ्रॉम सेकेंडरी ओसाइड, तब 4 सेल्स होंगे। यहाँ पर टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ हम टोटल कितने सेल देख रहे हैं, 3 सेल्स, और यहाँ 4 स्पर्म्स का मतलब हो गया 4 सेल्स। तो जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं कि मियोसिस में डिवीजन 2 बार होता है, एक बार होता है मियोसिस फर्स्ट, फिर एक बार होता है मियोसिस सेकेंड, और एक सेल से 4 सेल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर वो रूल लागू नहीं हो रहा है। आप क्यों नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए रूल के हिसाब से होना चाहिए 4 सेल्स, लेकिन बनते हैं कितने, सिर्फ 3 सेल्स। ये याद रखना होगा। मेल में कोई भी हॉल्टेड स्टेज नहीं होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के समय में, जबकि oogenesis के समय में आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा, हॉल्टेड स्टेज। अब एक शॉर्टकट स्टेज में हम आपको दिखलाना चाहेंगे oogenesis को, जो आपके बुक में दर्शाया गया है एनसीईआरटी में। वो ये दर्शाया गया है कि जनरल एपिथेलियल सेल जो आपके बुक में दिखलाया गया है कि ये ओवरी में है, ये है जनरल एपिथेलियल सेल, जी सेल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जिस पर एफएसएच आकर के एक्ट किया, और एफएसएच आया कहां से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट किया, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहां से आया, तो आंसर है हाइपोथैलेमस से आया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर छोड़ करके एंटीरियर पिट्यूटरी को मजबूर करता है कि वो अपने में से गोनाडोट्रोपिन छोड़ दे, और एफएसएच गोनाडोट्रोपिन का एक हिस्सा है। जैसे इस पर ये होगा रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगा, और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होने से ढेर सारे यहाँ पर सेल्स बन करके तैयार होंगे। हम 4 ही दिखला रहे हैं, लेकिन बनेंगे यहाँ पर बहुत सारे सेल्स। देख लीजिए कितने यहाँ पर हम टर्मिनल एपिथेलियल सेल दिखला रहे हैं, सब में होगा। हम यहाँ पर सिंगल एक टर्मिनल एपिथेलियल सेल से दिखला रहे हैं कि वो बार-बार डिवाइड करके सेल को बना रहा है। तो इसमें तो कई टर्मिनल एपिथेलियल सेल होंगे और ऐसा कई बनेगा, और जब बनेगा तो ये पहले ट्यूब लाइक बनेगा, जो आगे हम लोग लिखेंगे। अभी जो जनरल मेथड है वो हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। तो जनरल मेथड क्या है, तो ये ओगोनिया में चेंज हो गया। ओगोनिया तक में आपको बताए थे क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, 46। ओगोनिया में भी क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, 46। इसको कहेंगे आप फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये फर्स्ट फेज oogenesis का होगा, इसको कहेंगे फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट फेज oogenesis का फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, ओगोनिया का फॉर्मेशन होगा। इसमें से कोई एक ओगोनिया जो बड़ा साइज का होगा, अब ना देखिए जिसमें एक तरह से फूड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके साइटोप्लाज्म में ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो सेल का साइज धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और साइज बड़ा होगा। अब उसी सेल का नाम जो आज छोटा था, कल बड़ा होकर के जब इतना बड़ा हो जाएगा, देखिए ये सेल जो इतना छोटा था वो बढ़कर के इतना बड़ा हो चुका है, तो उस ओगोनिया का नाम Any1, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, Any1, कोई एक, वो चेंज होकर के प्राइमरी ओसाइट में चेंज हो गया। अब ये हो गया प्राइमरी ओसाइट।
अभी भी मियोसिस नहीं हुआ है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर में अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। साइज बड़ा होने के कारण ये सेकेंड फेज कहलाएगा, जिसको कहेंगे आप लोग फेज ऑफ ग्रोथ। ये फेज ऑफ ग्रोथ कहलाएगा। अब ये प्राइमरी oocyte में देखिए मियोसिस फर्स्ट होगा, और आपको पहले से हम बताए हुए हैं कि मियोसिस फर्स्ट एक रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होकर के हाफ हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि एक बड़ा सेल बनेगा, ये अनइक्वल फॉर साइटोकाइनेसिस होगा, यानी अनइक्वल फॉर साइटोकाइनेसिस हो रहा है। साइटोकाइनेसिस का मींस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। देखिए ये सेंटर पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के नंबर इतने दिखलाए गए हैं, और बाहर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो दिखलाया गया है वो तो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में रिजल्ट फूड है, और उस रिजल्ट फूड को ये जमा करके अपने साइज को क्या किया है, बड़ा किया है। रिजल्ट फूड इन साइटोप्लाज्म, वो हम क्या दिखाना चाह रहे थे कि एक बड़ा सेल जिसका नाम प्राइमरी oocyte है, वो एक बड़ा और एक छोटे सेल को बना रहा है। न्यूक्लियस का कंटेंट बराबर है, यानी इसके भी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा, इसके भी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म का कंटेंट इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अनइक्वल फॉर साइटोकाइनेसिस। बड़े सेल को आप कहेंगे सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte हो गया बड़ा वाला। क्रोमोसोम का नंबर आप देख रहे हैं सामने में n=23 है, और छोटा वाला सेल जो एक पोल की तरफ से आ गया है, इसको कहेंगे आप फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी में भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 23 है। तो एक प्राइमरी oocyte से दो सेल जरूर बने, लेकिन सेल का साइज इक्वल नहीं रहा। एक सेल में साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा गया, यानी रिजल्ट फूड का अमाउंट ज्यादा गया, एक में रिजल्ट फूड आया ही नहीं। तो आगे चल करके ये फर्स्ट पोलर बॉडी सर्वाइव नहीं करेगा, इसमें कोई डिवीजन भी नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग के केस में नो डिवीजन। अब इसमें आगे कोई डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ इसमें डिवीजन होगा सेकेंडरी oocyte में। और सोचिए अगर सेकेंडरी oocyte में अगर हो जाए मियोसिस सेकेंड, यहाँ मियोसिस फर्स्ट हुआ है, अब इसमें होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है। आपको बताए थे हम कि मेटाफेज सेकेंड में जाकर के क्या होगा, वो हॉल्ट कर जाएगा, और वो कंप्लीट तब होगा जब एग रिलीज हो जाएगा। कहां से, ओवरी से। किस रूप में, सेकेंडरी oocyte के रूप में। यानी ये जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीटेड तब होगा, कंप्लीटेड आफ्टर। कहां होगा कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड इन एम्पला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो अभी आपको हम डायग्राम में दिखलाएंगे। एम्पला ऑफ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को आप क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं आप। एम्पला ऑफ फैलोपियन ट्यूब आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद ये कंप्लीट हुआ, यानी सेकेंडरी oocyte के रूप में ही ये बाहर आएगा, यानी ओवुलेटेड हो जाएगा एग इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। लेकिन अगर स्पर्म आ जाए तभी ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। ये हम आपको बताए हुए थे कि मियोसिस सेकेंड जो हॉल्ट कर जाएगा ओवुलेशन के बाद, वो कहां आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और उसी फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म पहुंचेगा तब जाकर के ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड कर जाएगा, यानी इसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो पाएगा। जो हॉल्टेड स्टेज है वो प्रोसीड कर जाएगा, और जब प्रोसीड कर जाएगा तो इससे क्या बनेगा, एक बड़ा। देखिए फिर से एक बड़ा बन रहा है, और इस सेल की बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई डिवीजन हो नहीं रहा। तो सेकेंडरी oocyte से एक बन जाएगा, और एक और पोलर बॉडी बनेंगे जिसका नाम होगा सेकेंड पोलर बॉडी, और ये सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए क्रोमोसोम का नंबर, तो क्रोमोसोम का नंबर एक में भी कितना होगा, n=23, और सेकेंड पोलर बॉडी में भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, n=23। ये फेज, दोनों फेज बिफोर ओवुलेशन एंड आफ्टर ओवुलेशन, दोनों फेज को एक साथ आप कहेंगे फेज ऑफ मैचुरेशन। फेज ऑफ मैचुरेशन, इसमें से
जो फेज ओवुलेशन से पहले होगा वो होगा अर्ली, और जो ओवुलेशन होने के बाद होगा स्पर्म के प्रेजेंस में वो कहलाएगा लेट। अब इस तीनों फेज को एक साथ हम बोल सकते हैं oogenesis। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि oogenesis कितने फेज में कंप्लीट होंगे, तो 3 फेजेज में कंप्लीट होंगे, जैसा कि हम लोग स्पर्म के समय में स्पर्मेटोजेनेसिस के भी समय में पढ़े थे। सेम चीज यहाँ पर भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पर हॉल्टेड स्टेज 2 बार होंगे। मियोसिस फर्स्ट भी हॉल्टेड स्टेज में रहेगा, मियोसिस सेकंड भी हॉल्टेड स्टेज में रहेगा। यहाँ इवेंट 2 जगह होंगे, यहाँ इवेंट 2 जगह, यानी एक बार बिफोर ओवुलेशन से पहले ओवरी में होगा, और आफ्टर ओवुलेशन एम्ब्ला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होगा। अब इसी प्रोसेस को हम आपको दिखलाना चाहेंगे। अगर फिर से एक बार बात को समझिए, हम आपको बताए थे कि ये जो oogenesis हो रहा है ये कब स्टार्ट हो जाता है, एक फीमेल बच्चे के तीसरे महीने में, जब वो अपने माँ के यूट्रस में रहती है, उसी समय में उसके ओवरी में ये oogenesis स्टार्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट हर्ट कर जाता है, उस फीमेल बच्चे का जन्म होता है। जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रो करती जाती है, और जब वो ग्रो करके इन्फेंट स्टेज, चाइल्ड स्टेज और जब प्यूबर्टी एज में आती है, तो प्यूबर्टी एज में आने पर जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं उसके बॉडी में, तब जो रुका हुआ हॉल्टेड स्टेज मियोसिस फर्स्ट है वो फिर से चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है जब सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद देखिए सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो होता है, लेकिन वो रुक जाता है मेटाफेज सेकेंड में आकर के, और मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ये तब चालू होगा जब स्पर्म होगा। लेकिन सवाल है कि स्पर्म कब मिलेगा, तो जब आंसर है कि जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकल करके बाहर आ जाएगा, कहां पर, एम्ब्ला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और वहीं पर स्पर्म जब आएगा और उसको टच करेगा, तो जो स्टेज हॉल्टेड है मेटाफेज सेकेंड में वो आगे प्रोसीड करेगा, और उसमें मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के वो एग में और सेकेंड पोलर बॉडी में चेंज कर जाएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी में कोई डिवीजन नहीं होगा। इस प्रकार एक oogenesis से आपको 1 एग और 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग में मिलेगा। इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और टोटल टाइम आपको बताएं हम कितना ईयर लग जाएगा, तो आंसर है 11 to 13 ईयर्स। अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो बात और क्लियर होगा आपके लिए। ये है यूट्रस, ध्यान दीजिए ये यूट्रस है, यूट्राइन कैविटी है ये। आपको समझाया कि ये फंडस ऑफ यूट्रस है और ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, और यहीं से ओवरी लगा रहता है, ये ओवरी है। और बताए थे कि उस ओवरी के सरफेस पर फिम्बरी आया हुआ रहता है, और फिम्बरी क्या बनाता है, एम्पुला। और ये जो आ रहा है इधर से ये फैलोपियन, देखिए ऐसे अब ध्यान से देखिए आप, जैसे ही यहां से एग रिलीज होगा, एग रिलीज होकर के सीधा कहां आएगा, ये कई लेयर से कवर्ड रहता है। अब ये जो रिलीज होकर के ओवरी है, अब ओवरी से ये रिलीज होकर के आया है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। और आपको समझाया था कि सेकेंडरी oocyte हॉल्टेड रहता है, हॉल्टेड इन कब, मेटाफेज सेकेंड में। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रुका हुआ है, तो ओवुलेशन ओवरी से जो रिलीज हुआ एग, इसको आप क्या कहेंगे, ओवुलेशन। और ये जो साइड से जो सेक्टर निकला हुआ है ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, तो ओवरी है ये, और ओवरी के सरफेस से जो निकल रहा है ये एम्पुला है, फुला हुआ भाग। और इसी एम्पुला में ओवुलेशन के बाद ये सेकेंडरी oocyte आया है,
और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, और ये ऑलरेडी कई लेयर से क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा। अब की सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं तो हॉल्टेड है, दोनों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं सेकेंडरी oocyte। आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि दोनों ओवरी एक ही साथ काम नहीं करता। अगर ये जनवरी में अगर ये एग रिलीज करेगा तो जनवरी की ये रेस्ट में रहेगा, फरवरी में आकर के जो एग रिलीज किया है वो रेस्ट में चला जाएगा और ये एक्टिव होगा फरवरी में। यानी अगर हम यहाँ पर जैन लिखते हैं, जैन फॉर जनवरी, तो यहाँ पर फैब लिखना होगा, फैब फॉर फरवरी। यानी ओवरी एक साथ काम नहीं करता है, अल्टरनेट काम करता है। ओवुलेशन किस स्टेज में होता है? आंसर है सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है, और सेकेंडरी oocyte स्टेज में इस स्टेज में ये है। अब सोचिए अगर ये फीमेल मैरिड है, अगर तो मैरिड है तभी इसके वेजाइना में स्पर्म सीमेन में आएंगे, स्पर्म मीन सीमेन, और ये स्पर्म जा करके यूट्रस होते हुए ओविडक्ट में आएगा। ये सब क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा स्पर्म, और आ करके जब ये एम्पुला वाला पोर्शन जो फुला हुआ पार्ट है उसको आप क्या कहेंगे? एम्पुला। दोनों तरफ हम आपको एम्पुला दिखा रहे हैं, ये भी एम्पुला है फुला हुआ डायलेटेड पार्ट, और ये भी एम्पुला है। वो स्पर्म आकर के जब सेकेंडरी oocyte के लेयर को क्या करेगा? टच करेगा। ये स्पर्म जब यहाँ पर आकर के इसको टच करेगा तब जाकर के सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा? प्रोसीड कर जाएगा, और तब सेकेंडरी oocyte से एक का फॉर्मेशन होगा और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन अगर सोचिए कि एक फीमेल जो मैरिड नहीं है, तो स्पर्म नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा तो ओवुलेशन तो होगा, और सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही उसका यहाँ पर डेथ हो जाएगा। और इस रिलीज एग का यानी सेकेंडरी oocyte का जो लाइफ है, सेकेंडरी oocyte यहाँ पर कितने देर तक जिंदा रहेगा? तो आंसर है इसका लाइफ स्पैन मुश्किल से 24 से 48 आवर्स का होता है। यानी ये स्पर्म के लिए इंतजार सिर्फ ये एक दिन या 2 दिन केवल कर सकता है, इसका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं है। स्पर्म अगर आकर के इसको इस ड्यूरेशन में अगर टच कर दिया तभी सेकेंडरी oocyte से एक का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा एक का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम चेंज क्या दिखलाए कि oogenesis स्टार्ट हुआ ओवरी में, लेकिन 100% वो ओवरी में ही कंप्लीट नहीं हुआ। ओवरी से एग रिलीज हो गया, अभी भी सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड हॉल्टेड है, मेटाफेज सेकेंड में। अब ओवरी से एग रिलीज होकर के ओविडक्ट में आ गया है, ओविडक्ट के एम्पुला में आ गया है। अब यहाँ पर आकर के जब स्पर्म टच करेगा तब जाकर के ये हॉल्टेड स्टेज क्या होगा? कंप्लीट होगा, प्रोसीड होगा और कंप्लीट होगा मियोसिस सेकेंड। इसलिए हम कह सकते हैं कि oogenesis एक तरह से 100% केवल ओवरी में ना होकर के फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में भी होता है। यही जानकारी देने के लिए आपको हम ये डायग्राम दिखला रहे हैं। हमको लगता है कि अब आप बेहतर इस बात को समझ रहे होंगे कि oogenesis स्टार्ट होता है ओवरी से, लेकिन वो 100